अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। कैसे हैं आप लोग? कैसे आप? ठीक ठाक हैं। और आज प्रीव्यू नहीं आया ना, तो पता नहीं चला हमें पता नहीं चल रहा, बट इट्स ओके। हमारी वो जो रेड लाइट जलती है ना, दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ वी अस गोइंग लाइव। तो भाई रेड लाइट ग्रीन लाइट है, स्क्विड गेम्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज की अच्छी बात बहुत अच्छी है। देयर आर 3 कांस्टेंट्स इन लाइफ, चेंज, चॉइस एंड अ कप ऑफ कॉफी। ऐसा है बिल्कुल। चेंज इज परमानेंट कहते हैं ना। प्रिंसिपल इज द लास्ट, कप ऑफ कॉफी नहीं है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इज द लास्ट, दैट इज अ कांस्टेंट चेंज। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हम कभी एक तरीके से बांधते हैं वो डिसीजंस, और कभी दूसरी तरीके से। सो चॉइस, चेंज एंड प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। और चेंज तो देखें ना, अगर आप ये तस्लीम कर लें कि तब्दीली आनी है और इवॉल्व करना है आपने वक्त के तक, तो फिर ही मामला बेहतर होते हैं। लेकिन अगर आप एक ही जगह फंसे रहेंगे तो फिर कैसे होगा? तो कॉन्स्टेंट्स यही है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज में है। वर्ड ऑफ द डे इज एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर तो आपको भी पता है, हम सबको पता है। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज मेड अप और डन विदाउट एनी स्पेशल प्रेपरेशन। रोज होता रहता है। हम कोशिश करते हैं हम एक्सटेम्पोर आपको बोले। उसमें अच्छा, उसमें मजा भी है। ठीक है, आप एक सेट पैटर्न आपका होता है, हम सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन एक्सटेम्पोर बोलने में जरा सा दिल से दिल तक बात पहुंच जाती है जो आप मैसेज करना चाहते हैं। तो ये होता है। बिल्कुल। अच्छा, टॉप न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी ये है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में जो उनके खिलाफ ये इल्जामात हैं, इसमें चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है। इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना शामिल है। फैज हमीद पर चार्जेस में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इससे मुताल्लिक़ हमारी ये पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी क्रिकेट से जुड़ी है, और कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच हुआ। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम नहीं थी, जो फुल स्क्वाड होता है। 3-4 उनके बड़े अहम लड़के मिसिंग थे। अच्छा, लड़के में इस तरह टिप बॉल जैसे होता है ना, हम लड़के आए भाई। खैर, उनके 3-4 मिसिंग थे प्लेयर्स, लेकिन उसके बावजूद साउथ अफ्रीका ने मैच निकाल लिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने 3 T20 मैचेस के सीरीज में 11 रन से शिकस्त दी है, और अच्छा खेला। 184 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना सकी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच डर्बन में खेला गया। तो इस मैच में बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर सके और फेल हो गए, और ओपनर आए 0। हाँ, देखे ना, यानी रिजवान और बाबर ओपनर आए, जबकि साइम अयूब थे वो भी ओपन करते हैं, उन्हें 1 डाउन खिलाया गया। तो ये ऑर्डर क्यों चेंज किया गया, और पाकिस्तानी बैट्समैन क्यों ये स्कोर नहीं चेज करा, मेथड नजर नहीं आया एक बार फिर। देखिए, यही हैरानकुन बात है कि बैटिंग लाइनअप क्लिक नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर ये एक तरीक़ाकार होता है ना कि आप कैसे टारगेट को चेस करते हैं, तो ये नहीं हुआ। इस पर हम तफसील से बात करेंगे हेडलाइंस के बाद, टॉप स्टोरीज के बाद। तीसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि शाम में फंसे पाकिस्तानी इनखला के लिए लबनान की सरहद तक पहुंच गए हैं, ताहम उनकी वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज का इंतजाम नहीं हो सका है। सिफारती ज़राए के मुताबिक शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू कर दिया गया है। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान की सरहद पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा, और जरा ये बता रहे हैं कि बैरूत से पाकिस्तान मुंतकिली के लिए ताहाल खुसूसी परवाज का इंतजाम नहीं हो सका है। ताहम ये तमाम कल या परसों तक किया जाएगा। शाम में ये जो सारा मामला हुआ, बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, और उसके बाद परवाजें मनसूख, और ये सारी चीजें, तो पाकिस्तानियों में तशवीश की लहर, जो फंसे हुए थे लोग कंसर्न थे, तो अब उनका इनकलाब। बिल्कुल, और हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि उन पाकिस्तानियों को वापस वतन लेकर आया जाए। बिल्कुल। अब जी थोड़ा अमेरिका की तरफ चलते हैं। न्यूली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाय बर्थ US सिटीजनशिप राइट्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो जनवरी में प्रेसिडेंशियल सीट संभालने के बाद बाय बर्थ US सिटीजनशिप राइट्स खत्म कर देंगे।
जैसे कि वो पहले भी कह चुके हैं, पहले भी कहते रहे हैं। ट्रंप और उनके सपोर्टर्स के ख्याल में इस लॉ को तब्दील होना चाहिए और यूएस सिटीजनशिप हासिल करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होना चाहिए। ट्रंप अगेंस्ट यूएस सिटीजन्स का ख्याल ये है कि बाय बर्थ यूएस सिटीजनशिप राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की 14th अमेंडमेंट का हिस्सा है और इसे वापस लेना या बदलना मुश्किल होगा। अगर ऐसा किया गया तो ये कोई अच्छा अमल नहीं होगा। ये तो राइट आप वैसे कैसे ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरा मौक़िफ़ भी देखा जाए तो अक्सर आपकी भी मुशाहिदे में रहा होगा कि लोग जाते हैं यहाँ से इसी गर्ज से और वहां पर फिर उनकी नेशनलिटी और ये सारी चीजें फिर वापस आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू फिनिश। यस, और देखिए हमने तो सारे बच्चे पाकिस्तान में किए बिकॉज हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हमें जीना मरना सब पाकिस्तान में। अच्छा जी, पाकिस्तान के बाद बरतानिया में कजन मैरिजेस पर सवालात उठाए गए हैं। ब्रिटेन में फर्स्ट कजन मैरिजेस पर बैन कर दिया गया है। प्रपोज बिल दिया गया है हाउस ऑफ कॉमन में पेश कर दिया गया है। हाउस ऑफ कॉमन में ये पेश किया जाने वाला प्रपोज बिल अगर अप्रूव्ड हो गया तो ब्रिटेन में फर्स्ट कजन्स के दरमियान शादी पर पाबंदी होगी। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में कजन मैरिजेस की रेशो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजूहात जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इजाफा हो रहा है। तो ये तो हमें पता है कि बहुत सारी इस तरह की जब भी मैरिजेस हुई है तो डिसऑर्डर जेनेटिक आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैलेसीमिया का आप देखिए कितना बड़ा मामला है ये, और बहुत दीगर मामला भी है, तो बहुत अच्छा ही है अगर ये इस तरह का हो। क्रिकेट पे बात करते चले, क्रिकेट पे बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है कल साउथ अफ्रीका से, इस पर भी बात होगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक खत्मी शक्ल इख्तियार नहीं की है उसने, और आईसीसी का इजलास बुलाया जाता है लेकिन फिर उसको बगैर किसी नतीजे के मुलतवी कर दिया जाता है। मामला अभी तय नहीं हो पाए हैं, क्या वोटिंग तक ये मामला चला जाएगा या नहीं, और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर और स्पोर्ट्स की अगर उनको हिस्ट्री के बारे में नुमान नियाज साहब का नाम जो है वो बड़ा जाना माना जाता है। किसी भी सन में क्या हुआ था, 40 साल पहले क्या हुआ था, इस मैच पे कैसे हुआ, किसकी कितनी एवरेज है, ये सब उनको याद है, इंसाइक्लोपीडिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन पर। पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। आप मामला कहां किस तरफ जाता देख रहे हैं? अगर वोटिंग तक ये मामला चला गया तो ये खतरा भी है कि शायद पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सबसे पहले तो जी थैंक यू सो वेरी मच। आपने चैंपियंस ट्रॉफी का पूछा तो एक डेडलॉक तो चल रहा है और अभी तक चल रहा है। बात यह है कि जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे तो उस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी थी कि जो एवेल्युएशन कमेटी थी आईसीसी की, फिर उनकी एवेल्युएशन रिपोर्ट, फिर आईसीसी के बोर्ड ने अप्रूव किया था और उसके बाद उनकी दीगर जो आती हैं उनकी इंस्पेक्शन टीम्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारों ने अप्रूव किया। फिर अक्टूबर में एक जो है इशू हुआ, एक कंसेंसस के साथ आईसीसी ने अपने मेंबर बोर्ड्स को भेजा जिसमें बड़ा क्लियर था कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी प्लान और दूसरा उनका क्लॉज 3.4 था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 15 मैचेस पाकिस्तान में होंगे अक्रॉस 3 वेन्यूज। वो सारे जो आपके फुल बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन्होंने अप्रूव किया। एंड देन इंडिया, एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, आपको पता है उनका एक नैरेटिव है उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट का कि जिसमें वो एंटी पाकिस्तान थीसिस होता है, उस पर उन्होंने विदड्रॉ किया। तो अगर आईसीसी आज वाली आईसीसी ना होती और आज से 2007 से पहले वाली आईसीसी होती, तो अगर आपको याद हो कि 1996 विल्स वर्ल्ड कप कोलंबो नहीं गई थी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए थे। 2003 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए, केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया वर्ल्ड कप के। 2009 में रिवर्स अपार्थाइड पे जिम्बाब्वे ने कहा कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे तो उनको पिनलाइज किया गया और वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब वो आईसीसी नहीं है और उसका रीजन ये है कि आईसीसी अनलाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो मेंबर्स वोट पे चलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। सो इंडिया 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का जो है वो ब्रांड बना है और जगरनॉट है फाइनेंशियल इंडिया, 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है, तो उन्होंने अब जो है वो ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को।
और जो आपके इवन फाउंडर बोर्ड्स थे, लाइक जिनके पास एक जमाने में राइट ऑफ वीटो होता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो जो है वो भी अब उनके इर्द गिर्द रैली अराउंड करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं जो कि इनके पूरे होते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हैं, चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग है। पाकिस्तान इस लिहाज से सफर करता रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज जो है वो 2007-8 के बाद नहीं हुई, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो है वो बहुत इंटेग्रल है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, मेरिट पे ये बनता था अगर इंडिया ने विदड्रॉ करना और फोर्स मेजोर नहीं लगता, क्योंकि हर अप्रूवल पाकिस्तान के पास था, तो आपको नवी टीम ले आनी चाहिए थी। आईसीसी को कहना चाहिए था ठीक है भाई आप ना खेलें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब तो जय शाह भी आईसीसी के चेयर बन चुके हैं। सो एक तो ये ज्यादा कोर्जन की तरफ ले गए और फिर उनको अनएक्सपेक्टेड एक रिस्पांस मिला, क्योंकि 1996 के बाद, क्योंकि 2011 में हमसे राइट ले लिए गए थे सिक्योरिटी कंसर्न्स में आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने के, तो ये पहली मर्तबा था कि आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे थे। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारे जो पिछले ये जो आपके मोहसिन नकवी साहब के प्रेडेसेसर्स हैं, ये हमेशा जो है वो यील्ड करते रहे और ये मान जाते थे, और पाकिस्तान इंडिया जाता रहा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। वी सॉ दैट हैपनिंग, जो कि हमने 2011 के वर्ल्ड कप में देखा, हम इंडिया गए, 2012 में हम बायलैटरल सीरीज के लिए गए, 12-13 में विमेन वर्ल्ड कप हमने वहां पे खेला, 16 में गए और फिर 23 में गए। तो इंडिया का ये ख्याल था कि वो अपना हेगेमोनिक प्रेजेंस और ये जो पोलराइजेशन है इस पे वो चलते हुए पाकिस्तान को कोर्जन कर लेंगे। पाकिस्तान स्टूड अप, किसी ने राइटिंग में अभी तक कुछ नहीं दिया। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अगर मीटिंग हुई तो वहां पे मिनट्स हो जाएंगे, और मिनट्स हो गए तो ये राइटिंग में आ जाएगा। सो पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, एंड आई पर्सनली फील इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। और अब तो ये मान रहे हैं एक फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, जो कि आईसीसी का पहले हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ने भी थोड़ी लैक्सिटी दिखाई है कि ठीक है यार दुबई में खेल लें, और लेकिन हम भी फिर इंडिया नहीं आएंगे, आप भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा, ये टिल 2027 जो ये साइकिल है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो ये है कि इंडिया के वो समझते मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हुए। नुमान साहब ये भी बताइए कि सॉरी, हाँ हमें ये भी बताइए नुमान साहब कि अगर हम लोग बेटर प्लानिंग करते, टाइमली हम लोगों के रिस्पॉन्सेज होते, वुड देयर बी अ डिफरेंट आउटकम? नो जी, देखें ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है, उनका स्टांस ही ये है। हाँ, कुछ लोग हमारे एनालिस्ट भी, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट और ये कहते रहे कि शायद इंडिया आ रहा था, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली टू पाकिस्तान, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ये अब आइस ब्रेक होगी और वो पाकिस्तान आ जाएगा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी कॉन्फिडेंट था, हमारे चेयरमैन कहते रहे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो एक नी जर्क रिएक्शन है कि इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड। But at the end of the day, what we have seen after 2007 and 8 के, और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हों झारखंड में हों या मुंबई में, महाराष्ट्र में हों, दे ऑलवेज सेल दैट एंटायर पाकिस्तान सेंटिमेंट, और ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब तक ये गवर्नमेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है आपके। तो डॉक्टर नुमान ये बताएं कि फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या जा रहा है? आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा, या फिर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो पाकिस्तान के जो मॉडल को मान जाएगा कि पाकिस्तान भी जाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेले? होने क्या जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि जितना मर्जी आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात देख लें, आप उनकी टीम को देख लें कि हम बिल्कुल निचले दर्जे की टीम बन चुके हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और बल्कि अगर आप फाइनेंशियल पार्ट भी देखें तो हम मैच ही नहीं करते इंडिया को, बीसीसीआई को। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि 40% ऑफ द टोटल क्रिकेट पॉपुलेशन इन दो ममालिक में है, और उसके अलावा आप एक चीज भूल जाते हैं कि एक वाइट इकोनॉमी होती है, एक ग्रे इकोनॉमी होती है और एक ब्लैक इकोनॉमी होती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स ब्लैक इकोनॉमी के प्रोपोगेटर्स हैं, वो आजकल क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स इस तरह हैं कि वो हाफ ऑफ देम ओन्स द फ्रेंचाइजेस। फिर ब्रॉडकास्टर जो है वो एक रिवलरी को बेचता है, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, जो हमें एशेज कहते थे एक रिवलरी, लेकिन वहां पे क्रिकेट जो है वो फर्स्ट लाइन स्पोर्ट नहीं है, वो एक कोलैटरल है। वहां पे आपको फुटबॉल नजर आएगा, न्यूजीलैंड में रग्बी नजर आएगी। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए आप ये बताएं कि मुमकिनात में से क्या है, क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसका इम्कान है, कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया मानेगा जी फ्यूजन मॉडल, इंडिया मानेगा, ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इतनी ट्रबल में हैं कि उन्होंने आईसीसी को कह दिया कि हम अगस्त 2025 में रीनेगोशिएट करेंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स।
आप पूरा नहीं, हमारी पूरी नहीं पड़ रही। सो ये मानेंगे। और डॉक्टर नुमान 26 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, अगर सेमीफाइनल फाइनल की बात अगर हम करें, इंडिया पाकिस्तान साथ आए, व्हाट इज द आउटकम ओवर देयर? हम देखते हैं क्या पाकिस्तान इंडिया जाएगा? आपने ये जो बताया, यही प्रॉब्लम पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा जो अब स्टैंड है पाकिस्तान क्रिकेट का। और इंडिया को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इन केस पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करे तो फिर इंडिया को ऑफशोर खेलना पड़ेगा, वो इन इंडिया नहीं खेलेंगे, जो कि एक डिबॉकल होगा उनके ब्रॉडकास्टर के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। यहाँ पे वो रुके हुए हैं, लेकिन अब आपको डेडलॉक खत्म करना ही पड़ेगा और इवेंचुअली जो है इसका कंसेंसस होगा। और वोटिंग पर जा सकता है मामला डॉक्टर नुमान साहब, वोटिंग पर जा सकता है? अच्छा, आप जो वोटिंग की बात करें जी, अगर वोटिंग में भी गया ना, अब एक हाई टाइम है। देखें, अभी आपको बाहर ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान हैज फेल्ड मिजरेबली ओवर द इयर्स, पीसीबी जो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिकेट के बिल्कुल भी नहीं रखे दीगर बोर्ड्स के साथ, और क्योंकि हमारे कट फॉर रोल लोग रहे ही नहीं, हमारे जो है वो अजीबो गरीब लोग आ जाते हैं, एलियंस जिनको हम कहते हैं, जो क्रिकेट को रन करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना होगा कि फाइनेंशियल पार्ट एक है, लेकिन जिस वक्त आप बैक अगेंस्ट द वॉल लगाते चले जाएंगे, चाहे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो फिर उनकी क्रिकेटिंग पेडिग्री और हिस्ट्री जो है और उस पर वो पोलराइज नहीं होना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में वोटिंग तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी, और अगर पहुंच तो ये इतना सिंपल नहीं होगा कि पाकिस्तान को आउट वोट कर दिया जाए। और अगर आउट वोट कर भी दिया जाए तो इतने ज्यादा इसके रिपरकशंस होंगे, ये आईसीसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब जरा मैच की बात करते हैं जी। बिल्कुल, ये जो T20 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हुआ है कल, जो मैच हुआ है डॉक्टर नुमान, उसके बारे में बताइए। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल जीरो रही, बैटिंग लाइनअप जो है वो क्लिक नहीं कर पाई, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं? देखें जी, शायद आपको अच्छा ना लगे या नाज़रीन को अच्छा ना लगे, पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और ये जो क्रिकेट टीम है, ये T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट से एब्सोल्युटली इररेलेवेंट हो चुकी है। और जो आपकी T20 क्रिकेट है, जो एक पैशनेट क्रिकेट एंथुजियास्ट के लिए शुरू की गई थी, और ये शुरू की गई थी कमर्शियल एस्पेक्ट्स में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ मिला के, अब ये सीरियस हो गई। और पिछले 2 साल में ये इतनी इवॉल्व हो गई है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ गई, इसमें सुपर फिटनेसेस हैं, इनोवेशंस हैं, बैटिंग मेथड बदल गया है, टेक्निक्स बदल गई हैं, पावर हिटिंग है, स्विच हिटिंग है, इसमें रैम शॉट्स हैं। और हमारे जो हैं, जो प्लेयर्स, जो हमारे पाथवेज हैं, जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, जो टीयर क्रिकेट होती है, ये प्लेयर्स उस तरह डेवलप नहीं हुए। ये जो बाबर आजम का भी आप प्रॉब्लम देखते हैं, मोहम्मद रिजवान का भी देखते हैं, आज से 2 साल पहले जो इनकी अप्रोच और मैथड था कि ये ओपन करते थे, ये बड़े सीजन प्लेयर हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग गिफ्टेड प्लेयर्स हैं, तो ये क्या करते थे कि ये पहले पावर प्ले में अपने आप को रिस्टोर करते थे, उसके बाद ये मिडिल ओवर्स जो आते हैं 7 से 12 या 15, वहाँ पे जाके ये अपने आप को कंसोलिडेट करते थे और लास्ट बैट डीप करते थे। ये अब दकिया कॉन्सेप्ट हो गया है। अब इट इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग मैक्सिमम रन एंड मैक्सिमाइजिंग द एबिलिटी। अब आप कल रिजवान ने 24 डॉट बॉल खेल दिए, तो ये इररेलेवेंट है। बाबर आजम, आई स्टिल बिलीव कि जो भी फैक्टर्स थे उनके प्योर क्रिकेटिंग फैक्टर्स नहीं है जिसकी वजह से वो अब आजकल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पर उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि स्ट्राइक रेट। और नुमान साहब देखिए, ये भी बात, अब ये बाबर और दोबारा रिजवान आ गए ओपनर, अब साइम को अगर आप लेकर गए एज एन ओपनर, क्यों आपने 1 डाउन खिला दिया? एक यंगस्टर को आपने इट वॉज एन हॉरेंडस डिसीजन जी, क्योंकि साइम अयूब एक वाहिद प्लेयर आपको लग रहा है, क्योंकि आपने इतने आप इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं कि आपने मुतक्का लगाया हुआ है फखर जमान के साथ। फखर जमान इज द वन जो कि इम्पैक्ट प्लेयर है वाइट बॉल का, जो कि मॉडर्न क्रिकेट में कंपैटिबल है इंटरनेशनली, आपने उसको नहीं सिलेक्ट किया। साइम इज रियली गुड और उसको ओपन करना चाहिए था। और अगर आपने एक लड़का जो है उमर बिन यूसुफ, उसको आपने ट्राई किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो T20 में अभी इवॉल्व हो रहा है, ही वॉज द वन, क्योंकि उस्मान खान आई डोंट थिंक सो कि उसकी जगह बनती है। तो इट्स अबाउट पुअर सिलेक्शन, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कंप्लीट क्रिकेटिंग इररेलेवेंस। इस तरह आपकी टीम खत्म हो जाएगी, आप लोग नीचे से नीचे चले जाएंगे। इट्स हाई टाइम मॉडर्न क्रिकेट में अब आपके मॉडर्न मेडिकल मॉड्यूल्स हैं, फिटनेस मॉड्यूल्स हैं, बायोमैकेनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन है आपके टीयर सिस्टम में। जब तक आप वो प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम यही रोना रोते रहेंगे, ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान। और जिस तरह बॉलिंग चेंज की उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखे ना, सुफियान मुकीम के हम नंबर्स देख रहे हैं, लास्ट ओवर में 53 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए हैं और आखिरी ओवर में 3 छक्के भी उन्होंने खा लिए। एक मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान कंटेन कर लेगा 150 के अंदर अंदर, लेकिन मिलर ने जो इनिंग्स खेली है, पाकिस्तानी बॉलिंग और उनकी बैटिंग भी जरा उस पर बात कर लें।
देखें, डेविड मिलर एक आउटस्टैंडिंग अस्टाउंडिंग बैट्समैन है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, वो वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट है, लाइक ऑनरे क्लासन। और ये लोग जो हैं, ये मैंने भी बात की थी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये बेसबॉल की बेस रखते हैं और गोल्फर स्विंग रखते हैं और फिर इनोवेट करते हैं। और मिलर का डिफेंस भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो स्पिनर्स को बेहतरीन खेलता है, हालांकि वेस्टर्न्स जो हैं वो इतना अच्छा नहीं खेलते। सो कल उसकी एक मतलब उससे एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह खेलेगा। कप्तानी में बहुत सारे मसाइल नजर आए। एक तो सुफियान मुकीम जितना मर्जी टैलेंटेड हो, ही हैजंट प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये सिर्फ आपने टैलेंट देखा, आपने पिक किया, आपने एकदम उसको इंड्यूस कर दिया बड़ी क्रिकेट में। जिम्बाब्वे वाज नॉट द टीम जहां से आप जज करते कि इसने 5 आउट कर दिए तो ये आपको एक मैच विनर मिल गया है, क्योंकि जो बड़ी टीम्स हैं वो बहुत आला खेलती हैं और वो रियल टाइम डाटा पे चलती हैं और वो मैचअप्स पे चलती हैं। तो सुफियान को आखिरी ओवर देना वाज ए डिजास्टर। और आपने क्योंकि जो लड़का है दूसरा आपका इब्रार अहमद, उसने बड़ी 3 आउट तो कर दिए, उसने आपको शुरू में ब्रेक थ्रूज भी दे दिए 3 आउट जब इनके अर्ली हो गए थे, लेकिन उसको भी शायद तीसरे ओवर में 3 छक्के मिलर ने लगाए। इब्रार इज द वन जो कि आप उसको कह सकते हैं कि वो है इस किस्म का बॉलर के बजाय उसको आप पावर प्ले में बॉलिंग कराएं, आप उसको बीच में मिडिल ओवर्स में कराते। लास्ट ओवर सुफियान का नहीं बनता था। ये 100 मिलर के बावजूद ये आपने जो जॉर्ज लिंडर से रन्स करवाए हैं वो आपके लिए क्रिमिनल था। अच्छा डॉक्टर नुमान, आकिब जावेद की लीडरशिप और उनकी बताइए, उनके आने से टीम में एज अ हेड कोच कुछ फर्क पड़ा है आपको लगता है? देखें, आकिब को तो खैर हम बचपन से जानते हैं, व्हेन ही वाज अ प्लेयर वी प्लेड टुगेदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आकिब एक कंसेंशियस और एक अच्छा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक आदमी है। लेकिन अगेन हमें नजर आया कि जिस वक्त हमने गैरी कर्स्टन को रखा हुआ था या हमने जेसन गैलेस्पी को, तो हमने उनसे पावर्स शॉन ऑफ कर ली थी एज कोचेस। लेकिन आकिब जो हैं वो कन्वीनर सिलेक्शन कमेटी के भी हैं और अब पावर्स उनके पास वापस आ गई हैं। तो इस तरह सिस्टम्स जो हैं वो डाउट क्रिएट होते हैं। एंड सेकेंडली जो आपके पास प्रोडक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अब शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ये अब आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी और आपको अपनी क्रिकेट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा डोमेस्टिक लेवल पे। वरना आकिब क्या करेगा? इन प्लेयर्स को आप कितना मैक्सिमाइज कर लेंगे अगर ये उस तरह कट है, उनका है ही नहीं, वो मजाज ही नहीं है प्ले मॉडर्न क्रिकेट। बिल्कुल। डॉक्टर नुमान नियाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस शो, गिविंग अस योर फीडबैक। वही बात है, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं नजर आएगी टीम सीरियस नहीं लगेगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में खासा उतार चढ़ाव देखने में आया है। एक हफ्ते से जारी मुसलसल तेजी का तसलसल कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज रुक सा गया है। बेंचमार्क के S&P 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स खो बैठा है। मंगल को कारोबारी दिन के आगाज पर एक मौके पर 1400 पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई थी। तमाम मार्केट के अख्ताम पर PSX का बेंचमार्क के S&P 100 इंडेक्स 1073 पॉइंट्स या 0.99% कमी से 1,08,896 पॉइंट्स पर आ गया। तो ये तेजी उतार चढ़ाव हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है? इस पे हम बात करेंगे। एहसन मेहनती स्टॉक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्केट के इस तेजी और से उतार चढ़ाव की वजूहात क्या नजर आ रही हैं आपको? देखिए, अपेरेंटली जो शरह सूद है पाकिस्तान में वो कम हो रहा है। वो इस हद तक कम हो रहा है कि ये 22% पर था पहले डिस्काउंट रेट, और वो 15% पर आ गया है। आगे जो पॉलिसी अनाउंसमेंट है दिसंबर 16 को, वो शरह सूद मजीद जो है वो कम होगा। जब ये शरह सूद कम होता है तो इक्विटी मार्केट में पैसा आता है और इक्विटी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आई थिंक कि जो मेजर वजह मार्केट की जो बढ़ने की है उस स्पेकुलेशन पर है कि शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट में आने लगा है। और आई थिंक इसका हमने देखा भी है कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं वो इस वक्त जो है तकरीबन सिंगल डिजिट्स पे जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि अभी जब मार्केट ज्यादा यानी बिल्कुल उतार चढ़ाव ज्यादा होता है और बहुत तेजी के साथ ये कभी गिर जाती है कभी ऊपर चली जाती है, तो इसमें इन्वेस्टर्स, जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हुए जरा हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। आप उनको भी क्या मशवरा देना चाहते हैं और इसकी वजूहात क्या है, क्या फोर्सी कर रहे होते हैं वो लोग?
देखिए, ये जो फ्लक्चुएशन है यही रीजन है कि मार्केट्स के अंदर रिटर्न जो है वो लोगों को 50% तक पर एनम जो है वो मिलते हैं। यानी कि पिछले 2 सालों के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान मार्केट ने एक साल तो 100% रिटर्न दिया और उससे पिछले साल 50% रिटर्न दिया। तो उसकी वजह यही है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से। ग्लोबल आप देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, तो जाहिर उसके हिसाब से जो है वो अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट करते हैं और स्पेकुलेशन में लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट्स भी होते हैं। तो इन्वेस्टर्स को हम यूजुअली जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो डिविडेंड हाई प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, प्रॉफिट होना भी एक इंपॉर्टेंट है चीज, बट उसका डिस्ट्रीब्यूट होना भी इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, तो जाहिर है उनको डिविडेंड्स भी मिलते हैं, साथ में उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है अगर मुल्क के हालात बेहतर हों। तो हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं। जो इकोनॉमिक डेटा है रेमिटेंसेस का वो इम्प्रूव हुआ है, एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुई है, FDIs इम्प्रूव हो रही है। तो आई थिंक बेहतर हो रहा है तो जाहिर है इन्वेस्टर को बेनिफिट भी मिलता है और वहीं पर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। एहसन साहब, ये भी बताइए कि कौन से सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इस वक्त? जी, ऐसा आपको आवाज आ रही है? से डिस्कनेक्ट हो गया है, वापस राब्ता करने की कोशिश कर रही है। वही वो कह रहे हैं कि शरह सूद जब बिल्कुल शरह सूद पर उन्होंने कहा कि digit पे आ जाती है, 22-23% से अब शरह सूद नीचे आ गई है और अभी भी कहा जा रहा है कि 2-2.5% दोबारा जब अब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा तो उसमें शरह सूद कम होगी और जब कम होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। लेकिन हम देखें, हमारा सवाल भी यही है कि स्टॉक मार्केट में तो ठीक है लोग लगा रहे हैं और तेजी भी आ रही है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है वो हमें इकोनॉमी स्टेबल होती हुई उतनी तेजी से नहीं आ रही। एहसन साहब से फिर कनेक्शन हुआ है। जी एहसन साहब, कौन से सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, इस वक्त तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, यानी कि फॉर एग्जांपल 18 से 19 सेक्टर जो कि स्टॉक मार्केट में होते हैं, उनके अंदर अक्रॉस द बोर्ड यानी कि हर सेक्टर के अंदर बाइंग फ्री है। और उसकी वजह यही है कि इन्वेस्टर को हर जगह पर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो शेयर प्राइसेस बढ़े और जाहिर है उसी बेसिस पे स्पेकुलेशन होता है। तो वैसे प्राइमरीली सेक्टर जो कि मार्केट को लीड कर रहे हैं उसमें ऑयल, बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर है, जिसके अंदर बशमूल इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रही है कि वहां पर जो है वो कंपनी के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन आ रहे हैं या उनकी जो अर्निंग है वो हिस्टोरिकल हाई जो है ऑयल सेक्टर के अंदर, बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर में देखी जा रही है। जी ऐसा साहब, ये भी बताइएगा कि लोगों का सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट तो वो देखते हैं कि फॉरेन इम्पैक्ट पड़ता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, हुकूमत भी उसका क्रेडिट लेती है कि देखिए स्टॉक बढ़ गया, लेकिन आपकी इकोनॉमी में वो रिलेट नहीं कर रहा, वो नज़र चीज़ नहीं आ रही स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना। तो इसकी वजूहत क्या देखते हैं? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये स्टेबल होते होते टाइम लगेगा। देखिए, ये जो बेहतरीन कंपनीज हैं दुनिया की, जो बेहतरीन कंपनीज होती हैं वो स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट होती है। इसी तरह की पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरीन कंपनीज हैं, 500 बेहतरीन कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बेशतर 50,000 या 1 लाख के बिटवीन जो है वो कंपनीज हैं। तो जो बेहतरीन उनमें 500 कंपनीज है वो लिस्ट होती हैं एक्सचेंज के अंदर आकर। तो वो कंपनीज जो है वो यूजुअली आउट परफॉर्म करती हैं, यानी कि HBL बैंक है, आप देखें UBL बैंक है, इसी तरीके से PSO है। तो मैं और आप उसके अंदर जो है वो जाकर पेट्रोल हम उसका लेते हैं या फिर उसके कंज्यूमर बनते हैं। अगर वो बैंक से या फर्टिलाइजर कंपनी है तो उससे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये बेहतरीन कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन इकोनॉमी पे है वो ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, बट सर्टनली ये 500 कंपनीज कोई बैरोमीटर नहीं है, बट ये एक इंडिकेशन है कि अगर ये कंपनीज अच्छी अर्निंग दे रही हैं यानी कि अच्छा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं या उनके इन्वेस्टर को बेनिफिट दे रही हैं, तो जनरली जो है मुल्क का डायरेक्शन बेहतर नजर आता है। तो आई थिंक इस हिसाब से इन कंपनीज की जो आउट परफॉर्मेंस है वो एक बैरोमीटर होता है कि मुल्क की बेशतर कंपनीज जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं, बट ये जरूरी नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इकोनॉमी के अंदर जनरली हमें नजर नहीं आ रहा, बट जाहिर है इन कंपनीज की हद तक तो जो है वो हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल है साहब, ये भी कहा जाता है डायरेक्ट अगर वैसे सवाल किया जाए कि ये एक कोई कार्टेल भी है, नेक्सस भी होता है स्टॉक में और उस तरीके से लोगों के पैसे डूबते भी हैं, इन्वेस्ट कर दिया जाता है फौरी तौर पर, शेयर्स खरीद लिए जाते हैं और उसके बाद शेयर्स बेच दिए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा एक नेक्सस सा भी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ी मोनोपोली देखिए, नेक्सस जो है ना वो तो सारी दुनिया के अंदर नेक्सस होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हर
सेक्टर के अंदर आप फार्मास्यूटिकल में देखें तो टॉप 5 कंपनीज होती हैं। इसी तरीके से स्टॉक ब्रोकरेज के अंदर भी 5 कंपनीज हैं जो कि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करती हैं और वो डायरेक्शन भी देती हैं कि फला जो कंपनी है वो अच्छी है और फला कंपनी बुरी है। तो आई थिंक कि उसके हिसाब से तो जो है वो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि ये कोई उन 5 कंपनीज यूजुअली वो मेजर वॉल्यूम क्रिएटर होती हैं और जाहिर है उन्हीं की डायरेक्शन पे मार्केट अप्स एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो आई थिंक वी कैन रियली इग्नोर दैट, बट ये सारी दुनिया का नॉर्म है कि जो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं यानी कि बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से जो है वो मार्केट का उतार और चढ़ाव फ्लक्चुएट होती है। बिल्कुल। एहसन मेहनती साहब, स्टॉक एक्सपर्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त और अपनी एक्सपर्टीज से आगाही दी। वही इस बात से वो यही कह रहे थे कि इकोनॉमी में नहीं उस तरह नजर आ रहा, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट में बेहतर हो रही है, बेहतरी आ रही की जानिब है, इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, बहरहाल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब जी चलते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे आज पाकिस्तान में और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग माउंटेन्स हैं और माउंटेनियर्स पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आते हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए जरा अपने पहाड़ों से मुताल्लिक और फिर वापस आते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पहाड़ों का आलमी दिन हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर बेदार करना है। पहाड़ों का आलमी दिन मनाने का आगाज 2002 में किया गया, जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक करारदाद के जरिए 2002 को पहाड़ों का साल करार दिया। इस करारदाद में दुनिया भर में पहाड़ों की हालत बेहतर बनाने, इनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सयाहत, आलूदगी, जंगलात की कटाई और मौसमी तब्दीलियों की वजह से पहाड़ों का कुदरती हुस्न तबाह हो रहा है। दुनिया की 24 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 गिलगित बल्तिस्तान में हैं, जबकि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी होने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान में कमोबेश 108 चोटियां हैं जो 7000 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़े हैं। क्या बात है पाकिस्तान की बुलंद चोटियों की। ऑफ कैमरा जो आप बात करी थी वो करने की जरूरत है, वो बहुत ज़रूरत है भाई। देखें जो वहाँ के लोकल्स हैं ना, जो अप नॉर्थ के लोकल्स हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं जी सारा साल हम अपनी ये गलियों को, पहाड़ों को साफ रखते हैं और कोई कचरा नहीं फेंकते, लेकिन जैसे ही शहरी लोग आते हैं ये 2 महीनों में, जून जुलाई एक है और एक दिसंबर की छुट्टियों में, जी हमारा सारा जो है ना वो एरिया वो कबाड़ा और कचरे से भर जाता है। अच्छा, रोकने की बात इसमें नहीं हो रही, माउंटेनियर्स ने भी शिकायत की है, इसमें रोकने की बात नहीं हो रही क्योंकि उनकी मईशत भी इसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। यानी टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया से भी आते हैं और अपने मुल्क के अंदर से भी लोग आते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनकी मईशत चल रही होती है। लेकिन इसमें इंतजामिया का किरदार जो है बहुत जरूरी है कि जब आए टूरिस्ट तो उनके लिए इंतजामात हो, डस्टबिन हो, कचरा कैसे आपने वेस्ट को और कोई फाइन लगाया जाए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फाइन नहीं लगाएंगे इन चीज़ों पे वो लोग नहीं तब्दील होंगे अनफॉर्चुनेटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पहाड़ों का, अपने उन लोकल्स का ख्याल रखें जो सारा साल अपनी जगह का ख्याल रखते हैं। अब एक छोट पे जाएंगे और कहीं मत जाइएगा, हम वापस आके ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी की। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से ज़रूर दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल जी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अकील अब्बास, CEO हैं प्राइवेट कंपनी के, टोरंटो कनाडा में। अस्सलाम वालेकुम अकील, थैंक यू सो मच आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू जी। अच्छा अकील, सबसे पहले तो ये बताएं, आपको कनाडा में टेक्नोलॉजी के 25 बेहतरीन CEOs में शामिल किया गया है। इट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, वेरी हार्ड वर्किंग जर्नी। उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए।
या जी, कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, द जर्नी इज नेवर इजी, इट्स वेरी Absolutely. डिफिकल्ट। तो द सिमिलर वे हमारे लिए भी ये काफ़ी मुश्किल था, ये मुश्किल सफ़र था, इतना आसान नहीं था। जी और ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए इसलिए था क्योंकि हमारा आइडिया बहुत यूनिक था। हमारा आइडिया ये था कि कोविड के बाद जब हम ओरिजिनल आइडिया ये था कि कंपनीज को हम कन्विंस करें कि दुनिया में जो हाईली प्रोफेशनल टैलेंटेड स्टाफ है वो कहीं से भी दुनिया से हायर कर सकते हैं। सही तो सबसे पहले तो लोगों को, कंपनीज को यहाँ पे कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल था कि दिस इज पॉसिबल वे टू हायर पीपल फुल टाइम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि पहले इस तरह से नहीं होता था, पहले तो सिर्फ पार्ट टाइम के लिए वो या प्रोजेक्ट बेस्ड लोगों को हायर करते थे। राइट इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस बट द आइडिया वाज यूनिक। ओरिजिनली हमने जब स्टार्ट किया तो टोरंटो से स्टार्ट लिया। हमारी मार्केटिंग टीम ने बहुत एफर्ट की, बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट्स रन किए जिससे हमने बिजनेसेस को एजुकेट किया कि दे कैन एक्चुअली हायर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने पाकिस्तान में जाकर अपना ऑफिस बनाया, वहाँ से लोगों को हायर करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करते करते राइट नाउ आवर कंपनी इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट नाउ वी हैव क्लाइंट इन यूएस, क्लाइंट्स इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया। और जो कैंडिडेट्स हैं पहले हम पाकिस्तान से लेते थे, अब हम पाकिस्तान, फिलीपींस और डिफरेंट कंट्रीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं जी। और बाइलिंगुअल क्लाइंट्स के लिए पूरी बाइलिंगुअल दुनिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो जो पाकिस्तान से जो रिश्ता है उसकी बात ना की जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। पाकिस्तान से कैसे आपने अपना ये ताल्लुक जोड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों से कैसे जोड़ा हुआ है, रोजगार से मुताल्लिक आप क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं लोगों को? देखिए जी, ये पाकिस्तान, ऑब्वियसली आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मेरे खून में है, पाकिस्तान मेरे अंदर है, पाकिस्तान मेरे अंदर रहता है। हर पाकिस्तानी के अंदर पाकिस्तान रहता है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी जो दयारे गैर में रहते हैं, हम सब के अंदर पाकिस्तान बसता है। बल्कि पाकिस्तान की बंदे को उस वक्त वैल्यू पता चलती है जब बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है। एग्जैक्टली। अब चूंकि हम पाकिस्तान से बाहर हैं तो हमें अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान की वैल्यू है, हम लोग वापस जाना चाहते हैं। तो चूंकि ये हर इंसान की एक स्ट्रगल है, पाकिस्तान में बड़ी कॉमन एक स्ट्रगल है अपॉर्चुनिटीज। जब मैंने शुरू किया था ये सफर तब उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो अभी तो मेरे दिमाग में आज भी ये है कि शायद आज भी पाकिस्तानियों के लिए वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो मैं सिस्टम पर एक मिशन के तौर पे वैसे भी लेके चलना चाहता था कि मैं वो वाली अपॉर्चुनिटी जो मुझे नहीं थी, जिनके लिए मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, मैं किसी दूसरे कंट्री में आया, दूसरे कंट्री में आके यहाँ का मैंने कल्चर सीखा, यहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं किसी तरीकेकार से ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तानियों या उन सारे लोगों को दूँ जो मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन चूंकि बिकॉज ऑफ हैविंग अ बॉर्डर दे कैन नॉट ट्रैवल, तो मैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ। तो इसी अपॉर्चुनिटी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान, चूंकि मैं हूँ पाकिस्तान से, तो सबसे पहले हमने अपना ऑफिस भी पाकिस्तान से शुरू किया, सबसे पहले हमने लोग भी पाकिस्तान से हायर किए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस आई हैव मल्टीपल बिजनेस। तो सबसे पहले हमने अपने ही बिजनेस के लिए पाकिस्तान में ऑफिस ओपन किया, लोगों को हायर किया। तो वहाँ से हमें ये आइडिया भी आया था। और 21 में जब कोविड स्टार्ट हुआ 2021 में, उसके बाद चूंकि सारी दुनिया इस तरफ गई, तो फिर हमने बाकी बिजनेसेस को भी पाकिस्तान से लोग फ्राम करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वर्कड रियली वेल। और दैट्स ऑल। अकील साहब, ये बताइए, एक पाकिस्तानी जो बाहर रहता है, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान आपके दिल में बसता है, बाहर के लोगों के लिए एक इमेज क्या है पाकिस्तान का, और उसकी इमेज बिल्डिंग, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए सबसे पहले यह है कि हमें प्रोफेशनल जो है एटिकेट्स, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी कल्चर में जाते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ें अच्छे तरीके से करते हैं ताकि दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। राइट। जब हम यहाँ कहते हैं, नो डाउट एक कल्चरल डिफरेंस है, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, यहाँ पे थोड़े से लोग डिफरेंट तरीक़ा से बिहेव करते हैं, यहाँ पे आते हुए हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन पहले पाकिस्तान का इमेज मैं समझता हूँ कोई इतना, जब मैं आया था 2015 में, तो तब चूंकि बिल्कुल नए नए वो पाकिस्तान का दौर चल रहा था, अफगान वार और सारी चीज़ें थी, तो पाकिस्तान का इमेज थोड़ा सा लोगों के दिमाग में डिफरेंट था। लेकिन ये मीडिया के आने से, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब दुनिया को पाकिस्तान का पता चल रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी फोकस कर रही है। हमारी इवन कि हमारी जो पाकिस्तान में यहाँ पे जो हमारा कौंसलेट है यहाँ पे, वो काफ़ी एड्स रन करते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं, कम्युनिटी गैदरिंग्स करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम किस तरह से। पाकिस्तान का इमेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और स्पेशली जब से पाकिस्तान भी, अगर आप सिलिकॉन वैली में चले जाते हैं तो आपको बहुत सारे हमारे लोग काम करते नजर आते हैं, बहुत हाई पोजीशंस के ऊपर। राइट। तो हमारे लोग पाकिस्तान में, हाईली टैलेंटेड लोग, जो प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान से, जब कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट की बात करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ का पता है, जब यहाँ पे आए उन्होंने यहाँ पे अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, ईमानदारी से काम किया, तो उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हुआ भी है और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इमेज है। और अब भी अगर सिलिकॉन वैली में चले जाएं, बल्कि चले जाएं तो वहाँ पे देखें बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तानी पोजीशंस पे। बिल्कुल। अकील अब्बास साहब, बहुत बड़ी कंपनी। जी सॉरी।
अकील अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी और आइडिया से आगाही दी। यही बात है जी, पाकिस्तान, आपको पता है ना कि वो एक कोई सर्वे हुआ, उसमें मोस्ट हार्ड वर्किंग नेशन जो है वो पाकिस्तानी की निकली। फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं देखिए ना ना, ऑल्सो बिकॉज हम अपने हर्डल्स को सामने, फाइन हर इकोनॉमी में हर कंट्री में हर्डल्स होते हैं, लेकिन हम उन हर्डल्स से आगे बढ़कर मल्टीटास्क भी हम कर रहे हैं, हर चीज के बारे में भी कंसर्न रहते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, आगे भी कर रहे हैं एक्स्ट्रा मेहनत, तो आदत होती है हमें, आदत वहां जाके फिर हम वही करते हैं। आदत हो गई है। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। अब थोड़ी पॉलिटिक्स पे नजर डालते कुछ अहम खबर से मुताल्लिक अब तजिया भी होगा, और पहले आपको खबर बताएं जो हेडलाइंस में भी हमें बताई कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब ये जो मामलात हैं, इसमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना इन चार्जेस में शामिल है। इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी जो उन पर चार्ज लगे हैं फैज़ हमीद पर, उनमें शामिल है। तो इस पर हम तजिया लेंगे और ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें जोड़ा जी, तजियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले ये बताइए कि फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है, इस वाक़े को कैसे देखते हैं और क्या ये कहा जा सकता है कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो गया है? देखिए, जब चार्जशीट एक ऑफिसर को सर्व की जाती है, इसका मतलब है कि इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो चुकी है, समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है और तमाम प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है, सफिशिएंट अवेलेबल है इनका फील्ड रिपोर्ट पास करने के लिए। नंबर 2, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मल्टीपल चार्जेस जो हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज जो है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट की वायलेशंस की है कि 2 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते, वो उन्होंने की है। और अब इसके बाद ज़ाहिर है कि जब ये ट्रायल सारी एफिशिएंट हो गई तो इसके बाद अब इनका ट्रायल शुरू होगा फील्ड एंड कोर्ट मार्शल, जिसमें 2 स्टार, एक 3 स्टार मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल इसके प्रेसिडेंट होंगे और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे, हर किस्म का इनको राइट दिया जाएगा जिनको ऑथराइज्ड है, और उसके बाद केस ट्रायल होगा। ये अपनी मर्जी का डिफेंस लॉयर रख सकते हैं, ये तमाम अपनी सफाई में जितने गवाह लाना चाहते हैं वो पेश करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी लॉयर्स करेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस लेकर आएंगी, वो भी सारे पेश होंगे, और तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर और कंप्लीट इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इनको या ज़ाहिर है कि या सजा भी हो सकती है और कुछ भी हो सकते हैं। सजा होती है देन द राइट टू गो टू हाई कोर्ट। अच्छा, जैसे हारिस नवाज साहब, जैसे हमने देखा कोर्ट ऑफ लॉ में, वैसे ही जब सिविल कोर्ट अदालत लगती है तो बड़ा मामला प्रोलॉन्ग होता है, एविडेंस होते हैं और सारी चीज़ें, और ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाता है, साल लग जाते हैं इसमें। तो ये जो मामला आप देख रहे हैं, इसमें कितना वक्त लग जाता है चार्जशीट फ्रेम होने के बाद? देखें, यहाँ पर जो डिफरेंस टोटल जो है ना, जो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करें या सिविल कोर्ट में करें, द डिफरेंस इज कि मिलिट्री कोर्ट में ये जो फील्ड एंड कोर्ट से एक ही हो रहा है, वो प्रेसिडेंट बनेंगे, वो एक कोर्स केस को चलाएंगे और उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। सिविल कोर्ट में होता है कि एक जज के बाद 20-15 केसेस होते हैं, तो वो उनको बारी बारी करते करते 6-8 साल लग जाते हैं। यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि वो 6 महीने 7 दिन ज़्यादा लगेगा, ये क्यों डेली बेसिस पे होता है, तमाम राइट होती हैं, लेकिन अननेसेसरी ब्रेक इसमें नहीं होती कि 20 दिन आ गया डिले, यानी अननेसेसरी डिले नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़, अब इनके जो चार्ज इन पर लाए गए हैं, इसकी अगर हम बात करें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, तो ऑब्वियसली ये वो जो टेन्योर उनका है, इन सर्विस टेन्योर है, उसकी भी इसमें बात हो रही है, या फिर ये PTI दौरे हुकूमत की बात हो रही है इसमें? तो किसी सियासी जमात से तो यकीनन ये जुड़ा हुआ है और PTI से जुड़ा हुआ है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस फर्दर क्या देखते हैं आप? देखें, ये जो आपका रिटायरमेंट जो है, ये मीन्स के ये उसके बाद की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव हिस्सा लेते रहे हैं।
यहाँ तक लेते हैं कि ये भी प्रूफ है कि 9th में भी इनका किरदार रहा है, और उसके बाद जो 22 नवंबर को ये 2022 में जब चीफ ऑफिसर बने थे उस वक्त भी उनका किरदार रहा प्रॉब्लम क्रिएट करने में। फिर उसके बाद बानी पीटीए से ये इमरान खान से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर लेते रहे हैं टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, बिकॉज न्यू आर्मी सिस्टम फंक्शनिंग क्या है, फिर इसमें आर्मी में इंतशार हो सकता था। ये तो फौज हमारी बड़ी डिसिप्लिन्ड है, और जिसकी वजह से पूरी दे ऑल हैव यूनिटी ऑफ कमांड। चीफ ऑफिसर आसिम मुनीर की कमांड में लोग कहीं और राइटअप नहीं देखते हैं, दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम हिम। अदरवाइज इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। और देखिए बात समझनी कि वाइल आर्मी इज वेरी क्लियर, हमारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत कड़ा इम्तिहान होता है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं डिसिप्लिन के ऊपर। आपके सामने अगर ये जो एनिमी का नैरेटिव है कि फौज और वहाँ में खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो और फिर पाकिस्तान के अपनी मर्जी के नज़ाइम पूरे करो, जैसे लीबिया में हुआ, इराक में देखें फौज कमजोर थी, क्या हुआ, सीरिया में भी क्या हुआ, गजा में देखें किस हाल में वहाँ पर उनके वहाँ में, इसलिए कि वहाँ फौज नहीं है, फौज कमजोर है, बेचारे डबल रोटी के लिए लाइनें लगी हुई हैं। यू कांट द plight ऑफ दोज पीपल। आप अपने मुल्क में आपकी स्ट्रॉन्ग फौज है, फौज इज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो बेगर साहब यानी इसकी हसासियत सेंसिटिविटी बढ़ जाती है नहीं? इसको अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो इसका मतलब यह है कि फौज में कोई कोशिश की गई है कि म्यूटिनी की कोशिश और इस तरह की, तो ये तो बड़ा, इस चार्ज की सजा क्या आप बताएंगे होती है? लेकिन एक काफी ज्यादा हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफेंस कम भी हो सकती है। और इसके बाद फॉलोअप पे मुझे जो इसमें रिलीज में देख रहा था कि उसमें ये भी प्रूफ हो चुका है कि पीटीआई और उनके कुछ लीडर पॉलिटिकल पार्टी के भी इनको डायरेक्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देते रहे, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट फॉलोअप में मे भी उनके भी ट्रायल हो और वो भी एक कानून के कटहरे में आए, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल थी इसके अंदर। 9th में देख लें, एक अपने देखें, जब चार्जशीट फ्रेम होती है मींस के आपके पास सफिशिएंट प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद, तो इसलिए ये केस अब जो चलेगा तो डेली बेसिस पे चलेगा। लेट्स सी कब एंड होता है, डिफेंस अपना कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस पेश करती है। राइट। अच्छा हारिस साहब ये भी बताइएगा कि इस केस से कबल भी ऐसा कोई केस हुआ है और उसकी क्या आउटकम रहा है? देखें, एक 3 स्टार जनरल थे जनरल जावेद इकबाल, अभी आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। He was given 14 years, 3 स्टार जनरल, वेरी सेंट्रल डिपार्टमेंट हो रहे थे। एक ब्रिगेडियर को सजा मौत हुई थी और इट वाज एग्जीक्यूटेड बिकॉज फौज में इस पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। आप ये देखें कि डिसिप्लिन हमारा कि जब एक सिपाही गलती करता है जिसकी सजा 1 साल जेल है और सर्विस से बर्खास्त होना है, तो पूरी रेजिमेंट को फॉलो किया जाता है परेड ग्राउंड में। एडजुटेंट उसकी सजा सुनाता है कि चार्जशीट क्या थी, सजा की मिली है। उसके बाद उसके बैजेस जो होते हैं ना, रैंक्स, ये स्नैच किए जाते हैं टू टेल द पूरी रेजिमेंट को कि डोंट डू दिस इज व्हाट हैपन, हथकड़ी लगाते हैं और जेल में लेके जाते हैं। सो डिसिप्लिन हमारा बहुत सख्त है और एक एग्जांपल बनाया जाता है। अच्छा एक और चीज कहिएगा, आप जैसे 9 मई का वाकया अभी आप देख रहे हैं, लोगों के जहनों में वो है सारा जो कुछ हुआ, फिर आपने कहा कि बानी पीटीआई से और पाकिस्तान, तो इसमें फिर बानी पीटीआई और दीगर लोग अगर एडर्स और अबेटर्स, तो फिर मिलिट्री कोर्ट में ही उनके मामले चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, और उनके खिलाफ मेरे तो ख्याल में इन्होंने काफ़ी हद तक जो होगी दे भी दी होगी, एविडेंस दी होगी, मुझे फलां ये इंस्ट्रक्शन होती थी, मैं उनके कहने पे करता था, उनके क्या इरादे थे, कैसे वो कैंटोनमेंट में गए हैं, जीएसपी में गए हैं, निशान हैदर शोधा की उनको किया है, उनकी बेहुरमती की है यादगारों की, वो क्या था, मकसद क्या था कि फ़ौज में खुदा खासा आपने डिस्ट्रैक्शन कर दिया जाए या अवाम को फ़ौज के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और फ़ौज को कमज़ोर कर दिया जाए, फ़ौज को बिल्कुल इनफेक्टिव। देखें 5th जनरेशन वॉर में क्या होता है, अब वो लड़ाई नहीं कि आप जाते पहले फ़ौज का अटैक कर देते हैं, दे ब्रेक द विल ऑफ द नेशन टू फाइट थ्रू 5th जनरेशन में। यही जो बातें हम हो रही हैं फ़ौज के खिलाफ, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाते हैं, दहशतगर्दी हो जाती है, और फिर लास्ट में आप जो आती है जो
जाती है। तो एक और याद रखें, जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज नहीं होगी ना, हमेशा वहां पर दुश्मन की फौज होगी। आप देख लें इराक में, लीबिया में, सीरिया में क्या हो रहा है। अभी इजराइल चला गया सीरिया के गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया। तो ये नुकसान होते हैं। इसलिए तो याद रखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं, फौज लड़ाका है, जो लोकेशन बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने बेस्ट अपनी मुल्क की मदद में करेंगे। ये आपके दुश्मन नहीं चाहते। दे वांट पाक टू नॉट डू इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे, ना स्ट्रांग हो, और वो हर वक्त में वर्ल्ड देखता रहे, उनकी मर्जी के फैसले करता है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त, डिफेंस एनालिस्ट हैं और सारी सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक हमने ले लिया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। राइजिंग शाइन में बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ सेहत से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सिगरेट नोशी जो है एक बहुत बुरी आदत है। नौजवानों में ये लत हो जाती है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ख़ास तौर पर वो एक टर्म होती है संगत में, या फिर हम अपने दोस्तों यार दोस्त बैठे हुए हैं। अच्छा, वेलनेस वेडनेसडे है, इसीलिए हम ये बात करेंगे जी। तो मैं बात कर रहा था, कचहरी, कंपनी, यार दोस्तों से मिलकर बैठना। अब एक पी रहा है तो मुझे यार, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो यानी मैं कूल नहीं लगूंगा। तो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा तशवीशनाक हद तक ये बढ़ गया है, और इससे दूर रहना माशरे की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे जो खुद भी नौजवान है, और इस तरफ उनके रुझान, भाई नौजवान के तो होता ही है, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया ये, और उसके बाद इन्होंने अपने ही नौजवान नस्ल को इस चीज़ से बचाना शुरू किया। कहीं भी कॉन्फ्रेंस हो वो जाते हैं, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला मुशर्रफ, अमेजिंग डाटा एंथुजियास्ट भी हैं, स्टार्टअप फाउंडर भी हैं, सोशल स्पीकर भी हैं, कम्युनिटी सर्विस में भी देखते हैं, और बिजनेस डेवलपर भी हैं। तो भाई इतनी छोटी उम्र में इतने सारे टाइटल्स, और सबसे बड़ा टाइटल तो ये वाला जिस पे आज हम बात कर रहे हैं कि स्मोक फ्री पाकिस्तान होना कितना इम्पॉसिबल है, और अभी तक जो भी आपकी जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मैं अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करूं, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मुझे हमेशा से ना स्मोकिंग से एक, वो कहते हैं ना, कबाहत सी होती है, नफरत सी काइंड ऑफ होती है मुझे हमेशा से। सो मेरा जितना अनफॉर्चुनेटली जितना बड़ा सर्कल था मेरा, अगर वो 40 लोग बैठे हुए थे उनमें खाली एक मैं आउटलायर होता था जो सिगरेट नहीं पी रहा होता था, बाकी सब सिगरेट पी रहे होते थे। सो मेरे करीब कोई आगे पीता भी नहीं था। बट इन 2019 आई इंडिविजुअली स्टार्टेड सोशल वर्किंग, थोड़े बहुत काम मुझे शौक था तो मैंने स्टार्ट करे। एंड लास्ट ईयर 2023 में आई गॉट इंट्रोड्यूस, एक यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी सर्विस के लिए गए थे, तो वहाँ इंडस हॉस्पिटल में हम गए वहाँ पर, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। मिस शीरी बहुत काइंड पर्सन है, और उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो वहाँ से मैं इंडस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। आई ज्वाइन इंडस यकीन प्रोग्राम, और उसके थ्रू वॉइसेस अगेंस्ट टोबैको प्रोग्राम ये उसकी इन्वॉल्व किया। एंड आई एम काइंड ऑफ सोशल पर्सन, तो मुझे काफ़ी इन लोगों को आगे साथ लेके चलने का शौक है, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रुप बनाया। And then people started joining. Now in 1 year, I have more than a group of more than 30 people, and they are actively working. और हर जो प्रोग्राम होता है उसमें हम आगे बढ़ के काम। ये बताइए कि टोबैको फ्री कैसे हो सकता है पाकिस्तान? टोबैको फ्री ऐसे हो सकता है कि हमें अपनी यूथ को ये समझाना पड़ेगा कि पीयर प्रेशर में आके वो अपने स्टैंडर्ड्स को लूज़ कर देते हैं। स्टैंडर्ड इज़ नॉट समथिंग कि आप कूल लगने के लिए सिगरेट पी रहे हैं। यू हैव टू सेट योर स्टैंडर्ड्स कि किस चीज़ से आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ आपके लिए नुकसान दे। यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। कितने तरीके देखें, एक तो ये सिगरेट ही है ना, सिगरेट के अलावा कितने टोबैको लेने के तरीके हैं, और जिसको बच्चे यंगस्टर्स को अगर कहे आपके, वो कहते नहीं ये तो सिगरेट नहीं है ना, ये तो वो चीज़ है। ये क्या देखा आपने, डेटा क्या बताता है? जो अगर हम बात करें वेपिंग और जो हमारे निकोटीन पाउचेस आए, सो उनका जो इमर्जिंग है, जो ये इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, ये एक तो अपनी कोई रेगुलेशन नहीं है इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड अगर हम इसकी बात करें तो ये लोग
ये इसका जो इंक्रीजिंग रेट है, अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो वो सिगरेट से भी ज़्यादा तेज़ है। लाइक सिगरेट एक ट्रेडिशनल स्मोकिंग है, वो 7 पॉइंट समथिंग पे लाई करती है, और जो वेपिंग और ये जो इमर्जिंग ब्रांड्स हैं टोबैको के, ये अभी इतने कम टाइम में 5% से ऊपर इंक्रीज क्यों हो गया ऐसा? वेपिंग लोग जो करते हैं वेप, वो कहते हैं कि भाई इसमें नुकसान नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान हाँ, इसको सेफर ऑल्टरनेटिव के तौर पे लाया गया। बेसिकली ये टोबैको इंडस्ट्री टैक्टिक्स हैं जो है हमारी यूथ को टारगेट कर रही हैं। और क्या ये नुकसान उसका कितना है, ये भी बताएं ना बच्चों को। नुकसान इतना है, मैं अगर आपको बताऊं, उसकी एक रिसर्च है, अनऑफिशियल रिसर्च है, कि उसमें 72 केमिकल्स शामिल होते हैं जो जब बॉडी में जाते हैं। सो आप खुद सोच सकते हैं व्हाट कैन दे डू। वर्स है। अच्छा ये बताइए, जैसे न्यूजीलैंड में एक बैन लगा है कि जी 2008 के बाद की पैदाइश के लोग सिगरेट नहीं खरीद सकते, तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करेगी? अगर एंटी स्मोकिंग आप कोई कैंपेन्स चलाएं तो उसमें गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, और हमें इसी चीज़ में सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, कि अगर हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम गए भी थे श्रीलंका, लाइक मैं अभी लास्ट वीक होके आया हूँ, तो वहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस पे यही चीज़ें डिस्कस करी। अगर इसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो हम इन टोबैको इंडस्ट्री को लाइक ओवरकम कर सकते हैं। हम इनको रोक सकते हैं कि इन पे टैक्सेस रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल स्मोकिंग बिक्री होती है उसको मार्केट में रोका जा सकता है, जो काइंड ऑफ केबिन ढाबे बने हुए होते हैं वहाँ पे बिकने से रोका जा सकता है। तो ये जो परसेप्शन है, जैसे हम मैं तो अपने भी तजुर्बा देखते, जैसे हमारे साथ कुछ लोग होते थे, कुछ बच्चे वो सिगरेट नहीं पीते थे, वो बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये होता है कि यार बहुत अच्छी बात है वो नहीं पे, लेकिन अक्सर आपको भी आपने भी देखा होगा कि यार कहते हैं भाई ठीक है यार बड़े हो जाओ थोड़ा सा यार। एग्जैक्टली, हम वो पीयर प्रेशर इस तरह देते हैं, इस तरह देते हैं। तो उसको कैसे आपने कैसे उससे डील किया? बेसिकली मैं जरा लेफ्ट आउट सा हूँ, या फिर मैं तो वो काम कर ही नहीं रहा जो यूथ करती है, जो मजा एंजॉयमेंट और ये जो स्टार्टिंग में, ये बेसिकली माइंडसेट की बात है। हमारा माइंडसेट बहुत चेंज करने की जरूरत है, कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी स्टैंडर्ड सेट करना। हमें यूथ को ये अवेयर करना है कि उनका स्टैंडर्ड ये नहीं है कि अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो दे कैन लुक कूल। उनको ये बताने की जरूरत है कि इससे वो मेंटली फिजिकली इफेक्ट हो रहे हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म्स गोल अचीव करने से उनको रोकेगी। राइट, सो दैट्स समथिंग वी नीड टू अवेयर देम। अच्छा, और एक ये भी होता है लड़कों में, ये भी होता है ना कि लड़कियां भी इंप्रेस होती हैं। ये मैं ऐसे सारे सवाल कर रहा हूँ जो होते हैं कि भाई हाँ मैस्कुलिन लगते हैं आप, लड़कियां भी देख के इंप्रेस हो रही हैं, आप एक्शन मार के सिगरेट पी रहे हैं, ये क्या है? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको मैस्कुलिन लगना है, लड़कियों को इंप्रेस करना है, तो आप जिम जाएं। हाँ, दैट्स द पॉइंट। कितनी सही बात की। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं, आपने यूथ से बहुत सारी बात की है इस टॉपिक पर, क्या उनका फीडबैक आया आपको? आपको लगता है कि आर दे रेडी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ चेंज इन देयर लाइफ? मुझे ये लगता है कि अगर हमने अपनी यूथ को इंटरेक्ट करना है, मिलाना है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि वो जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए हैं हमारे यहाँ के, जो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से हो रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सर्ट्स करवाए जा रहे होते हैं, उसमें टोबैको शामिल होता है, टोबैको की इंडस्ट्री शामिल होती है, बहुत बड़े होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस बहुत बुरी तरीके से हुआ है। तो उसको रोकने के लिए हमें एक लार्जर स्केल पे मैसिव कम्युनिटी के साथ काम करके इसको इनिशिएट करना है और उनको रोकना है और अवेयर करना है। देखिए अब्दुल्ला, जैसे लोग अकेले नहीं कर सकते, या मैं और ज़ुहैब बैठ के इधर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी सिर्फ अकेले नहीं कर सकती, इसमें सारे रेस्टोरेंट्स वालों को, बिकॉज 70 कंट्रीज में इंडोर स्मोकिंग बैन है, तो पाकिस्तान शुड बी वन ऑफ देम जहां पे हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इसको रोकें। सो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आप आए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप पाकिस्तान को वाकई एक दिन स्मोक फ्री कंट्री बना दें इंशाल्लाह, और उसके लिए हमें मिलके सबको साथ चलना है। बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। मगर इस बात पे तो वसीम अकरम होना चाहिए, जो कैंपेन हमने बड़े होते हुए देखी है क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता इसलिए मैं आज इतना फिट हूँ। तो थैंक यू अब्दुल्ला। बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग। ये क्या हो रहा है? ये स्मोक फ्री जोन से हम क्रिकेट पे पहुंच गए। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे किस पे? अभी हमें ब्रेक लेना है ना? हाँ, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आके बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास, ज्यादा वक्त नहीं लीजिएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब थोड़ी पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का कहा है,
और उनके कुछ मुतालबात हैं वो कह रहे हैं कि वो नहीं माने गए, तो फिर वो दीगर भी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। इसके साथ साथ बानी PTI से मुलाकातें भी हो रही हैं। रहनुमाओं की जो साबिक रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी मुलाकात हुई है और जनरल टायर फैज़ हमीद पर चार्जशीट लगा दी गई है, फ्रेम कर दिया गया चार्ज, तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होगी, सब हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद साहब ने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी बानी PTI से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ और क्या प्लान ऑफ एक्शन है पार्टी का, और अगर हम आपकी बात करें तो क्या अब हम ये समझ लें कि आप पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, आपके साथ आने वाले फ्यूचर में भी कोई टाइटल लग सकता है PTI की पार्टी से रिलेटेड? हम तो हमेशा ही हिस्सा हैं जी PTI का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ तक अभी मुलाकात हुई है या जो अभी पॉलिटिक्स है, देखिए पाकिस्तान की सियासत बहुत डिवाइडेड है, इस वक्त बहुत तकसीम है। नॉर्मल पॉलिटिक्स अभी पाकिस्तान में हो नहीं पा रही, और उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान की मकबूलियत है उसने पाकिस्तान में सियासी, अदालती और इंतज़ामी जो कुव्वतें हैं उनको उस इमरान खान के खौफ ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, जिसकी वजह से एक पूरे मुल्क को एक समझिए कि एक चौकी आप बना दिया गया है, और कोई आदमी जो है उसको बात करने की जो पाबंदियां हैं, उसके ऊपर सियासत करने की पाबंदियां हैं, मीडिया का जो इस वक्त हाल है, जो अदालत का हाल है। सो पहले तो पाकिस्तान नॉर्मलाइज तो करे ना, नॉर्मल होगा तो पॉलिटिक्स होगी। जो इसके लिए जो कल मैंने एक फार्मूला भी दिया है कि कौमी हुकूमत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तीनों जो बड़े लीडर हैं, या मौलाना साहब भी शामिल कर लें, तो 4-5 जो बड़े लीडर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट, ये मिल के एक नए वज़ीर आज़म को चुन लें और फिर 1 साल तक हम इलेक्शंस की तैयारी करें एक नॉर्मल मुल्क के तौर के ऊपर। अदरवाइज तो आप देखें इतनी ज़्यादा डिवीजन हो गई है, 174 लोग शहीद हो गए हैं हमारे इस 1 महीने में। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर पाकिस्तान में, शायद 2013-14 में भी इतना हाईएस्ट नंबर जो है जी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप भी कौमी वाज़े तौर पर आप ये कह रहे हैं कौमी हुकूमत का क़याम होना चाहिए, फैसल वाडा भी यही बात करें। आपकी जो मुलाकात हुई बानी PTI से, आपने ये डिस्कस किया, उनका क्या रिएक्शन था इस पर कि बना ली जाए, क्योंकि PTI होगी तो कौमी हुकूमत बनेगी ना, साथ होगी, और PTI तैयार नहीं है अभी? नहीं, बानी PTI से कौमी हुकूमत के ऊपर तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरी ये ज़रूर उनसे बात हुई कि बातचीत का आगाज़ होना चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने ये कमेटी बना दी, एक 5 मेंबर कमेटी जो है वो बना दी है। लेकिन देखिए ना, एक कौमी हुकूमत का इनिशिएटिव लेना जो है वो जो साहिबान इक़्तिदार हैं उनका काम है। मुल्क के टेम्परेचर को नीचे लाना जो लोग हुकूमत में हैं उनका काम है, और उसके लिए इनिशिएटिव जो है वो उन्होंने लेने हैं। इमरान खान ने तो नहीं लेने, वो तो जेल में है, सारी पार्टी जो है वो उसकी जो हालात है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो इस वक्त लोग नहीं, मैं ये कहता है तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में तजवीज़ दे रहे हैं ना, अपनी वजह आपकी ये तजवीज़ है, लेकिन इसमें ज़्यादा वेटेज तब आ जाता ना कि आपकी मुलाकात होती है, आप नेक्स्ट अगर मुलाकात होगी तो आप डिस्कस करेंगे कि भाई PTI ये तजवीज़ दे रही है, तो इस पर सीरियसली आप अगर हुकूमत करना चाह रही है, तो ये मैं कह रहा था। नहीं, PTI की तजवीज़ नहीं बनती, ये बनती है हुकूमत की तजवीज़। हुकूमत में जो शामिल है, ख़ुसूसन नवाज शरीफ, उनको इस जानब बढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिक्स मुकम्मल दफन कर दी है। पाकिस्तान में PTI की पॉलिटिक्स को जो वो नुकसान पहुंचाने के ख्वाहिश में PTI, पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिटिक्स दफन हो गई। तो बिल्कुल ज़रूरत है पार्टीज़ को, देखें ना, पार्टीज़ नेशनल पार्टीज़ चाहिए होती है मुल्क को। अगर नेशनल पार्टी नहीं होगी, जो भी है पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI नेशनल पार्टीज़ हैं, अगर ये नहीं होंगी तो फिर इनकी जगह जो ये मजहबी एक्सट्रीमिस्ट है पंजाब जैसी जगहों पे वो आ जाएंगे, और KP और जो बलूचिस्तान है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। जी फवाद साहब, ये बताइए कि फैसल वाडा की भी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं और बातें हो रही हैं, आपकी मुलाकात हुई है उनसे? कोई एनीथिंग दैट यू गाइस डिस्कस्ड? जी, मेरी तो होती रहती है, उनसे TV प्रोग्रामों पे इकट्ठे आते हैं, और जो नेशनल गवर्नमेंट का जो एक आइडिया है
ये आइडिया अभी तक उस तरह से डिफाइन नहीं हुआ था। कल मैंने कोशिश की है अपने आर्टिकल में इसको डिफाइन करने की, और देखते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने बाकी क्या रद्द ये भी अमल। कहा है कि फैसल वाडा का ये भी कहना है कि इमरान खान की जान को खतरा है। इस पे क्या कहेंगे आप? जितने अरसे से उन्हें जेल में रखा हुआ है तो जान को खतरा तो होगा ही। जिस हालात में उन्हें रखा गया है, उन्हें जो है वो एक कैद तन्हाई में एक तवील अरसे रखा गया है, उनको जो है वो बेसिक सहूलतें जो मिलनी चाहिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को वो नहीं दी जा रही। तो जाहिर है कि उनके मेरे ख्याल में उन्हें फौरी रिलीज किया जाना चाहिए। और ये बताइए कि बानी पीटीआई की आपने तर्ज लोगों को- सियासत और उनका बॉडी लैंग्वेज जो आपने मुलाकात में देखा, क्योंकि देखिए सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं वो, तो बड़ा मजीद भी Serious हो आगे सकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं तहरीक को, तो वो मान जाएंगे अगर कौमी हुकूमत सजेस्ट करती है, हुकूमत ही इनिशिएटिव लेती है, तो बानी पीटीआई मान जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? मेरा ये ख्याल है कि वो इस पे मान जाएंगे, और क्योंकि देखिए इमरान खान को भी ज़रूरत है कि वो रिलीज होंगे तो उन्हें कुछ अर्सा चाहिए पार्टी को रीबिल्ड करने का, क्योंकि बड़ा ज़्यादा जो है अब तो देखिए ना, ज़्यादातर लोग तो ऐसे इस वक्त पार्टी में हैं जिनको खान साहब तो जानते ही नहीं है, ना वो खान साहब को जानते हैं। सो पार्टी का काडर जो 2 साल में इफेक्ट हुआ है उसको भी ठीक करने के लिए खान साहब को कुछ वक्त जो है वो चाहिए। सो इस पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो भी मान सकते हैं, बट असल बात यह है कि नवाज शरीफ इसको इनिशिएट करे। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत से आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न बात इस वक्त क्या लगती है, कंसर्निंग बात? मौजूदा हुकूमत से क़यादत से, मौजूदा क़यादत जो है, जिसमें बड़ा क़यादत पे भी ज़ाहिर एक Within दूसरे the से बयानात party, मुतज़ाद हाँ। आ रहे हैं ना, और वो जो चेन ऑफ कमांड है उसमें भी कहा जा रहा है, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि हमें फैसले करने दें, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने फैसले अपने इख्तियार में ले रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि एक लीडरशिप को इतना, वो तो कार्डर लीडरशिप तो 2 साल से आपको पता ही है, ये जो असल लीडरशिप थी उसको तो हम जैसे लोगों को जो है वो सियासत से बाहर किया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही, ये सब लोग जो हैं इनको जेलों में भेजा गया, और अभी फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए। ये जो लोग फिर एक वैक्यूम में ऊपर आए हैं, ये फुल टाइम पॉलिटिशियन तो है नहीं और अब भी नहीं है। तो जितनी कैपेसिटी है उतनी ही जाहिर है वो कर सकते हैं। बाकी जाहिर है कि जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान जब रिलीज होंगे तो फिर ये वो देखी जाएगी। अपना एक और कार्डर चीज, की- हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब थे, और ये जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर चार्जशीट किया गया उन्हें, तो उनसे हमने सवालात किए, उन्होंने कहा कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस वो पाए गए और डायरेक्ट ये कनेक्शन बानी पीटीआई से है, तो इस सिलसिले में बानी पीटीआई पर भी मिलिट्री Charges कोर्ट है। में मामला चलेगा। आप क्या समझते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी? फवाद साहब, आई थिंक लाइन ड्रॉप। देखिए ना, 2 हिस्से हैं प्रेस रिलीज के। एक तो उन्होंने कहा है कि वो लेन देन के और जो चीजें हैं उसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो जो मामला है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जाएगा, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी देख लेंगे। बट फैक्ट इज दैट सिंस 84-85 जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल रहा है, और अगर ये पॉलिटिकल रोल को वो महदूद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये बड़ी एक्सरसाइज है। डेफिनेटली दुनिया में तो यही हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट्स ही रूल कर, लेकिन फिर इसको चेंज हुआ और डेमोक्रेसी आ गई। सो पाकिस्तान में भी जमहूरियत का आगाज़ होगा और एस्टैब्लिशमेंट का रोल मिनिमाइज होना है, लेकिन वो उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को और जो हमारे पॉलिटिकल इदारे हैं उनको मिल के इस पे काम करना होगा, ये आसान नहीं। तो मिलिट्री कोर्ट में आप चलता हुआ देख रहे हैं बानी पीटीआई का मुकदमा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा जो है वो जाएगा, क्योंकि अगर इमरान खान का मुकदमा मिलिट्री फौज जिस बराह रास्त तरीके से इस सारे अमल में शामिल होती है, वो शायद पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं है, इदारे के इंटरेस्ट में भी नहीं है। आई डोंट सी कि उधर जाए। सही है। सही। और ये जो 26 के मामलात हुए सारे, इस पर आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इंक्वायरी कराई जाए और ये सारी चीज़ें जी। और फिर ज़रा सिविल नाफरमानी पे भी बात कर लें, बड़ी तनकीद हो रही है इस पर, हुकूमत भी, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि ये क्या है, ये दीवाने का ख्वाब है या क्या है, समझ नहीं आ रहा। देखिए जी, बात यह है कि असूली तौर के ऊपर तो प्रोटेस्ट से पहले हैंडल करना चाहिए।
और चीज़ें जो हैं वो इस तरफ नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप जो है खुद ही देख रहे हैं कि देखें ये जो 800-900 साल का एक तजुर्बा है जिसको हमने ह्यूमन हिस्ट्री में डेमोक्रेसी कहते हैं या मॉडर्न डेमोक्रेसी या विक हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, इसमें आपने क्या कामयाबी की थी? इन्होंने आपने ये किया था कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स तैयार किए थे। सबसे बड़ा ये मसला था कि जी हुकूमत कौन करेगा, तो तय हुआ कि जिसके साथ वोट होंगे वो हुकूमत करेगा। पाकिस्तान में 8 तारीख को लोगों ने फैसला किया, पीटीआई को वोट दिया, 9 तारीख को आपने वो फैसला बदल दिया। फिर आपने कहा कि जी जुडिशरी फैसला करेगी। अब जुडिशरी में गए वो जो जजेस हैं एंटी टेररिज्म के और फिर हाई कोर्ट के, और फिर आपने देखे 26वीं आईनी तरमीम से आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दिया, तो आपने जुडिशरी का इदारा खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आपके सामने है, बाकी इदारे आपके सामने हैं। तो मुझे बताइए कि लोगों के पास एहतजाज के अलावा, प्रोटेस्ट के अलावा ऑप्शन क्या बचती है? ख्वाजा आसिफ साहब या हुकूमत कह रही है कि जी ना करें तो क्या करें? ये भी तो हुकूमत का काम है ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे बनाए। वक्त का या आपकी कोई आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो वहाँ पे कोई चीज़ होनी चाहिए ना कि जिसको आप लोग जो है जहाँ पे अपना कॉन्फ्लिक्ट ले जा सकें और रिजॉल्व कर सकें। अगर वो नहीं होगा तो फिर सवाल लड़ने के आप क्या करेंगे? जी। अच्छा, बस पार्टी क़यादत से मुतालिक वक्त भी हमारे पास कम है। सिविल नाफरमानी के हक में है ये तहरीक होल हार्टेडली चलाएगी पार्टी या फिर उसी तरह होगा 26 की तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? देखिए ये चलता रहेगा। इसमें ये जो सिविल नाफरमानी है ये एक बड़ी पेचीदा और आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमारे हिस्ट्री में महात्मा गांधी ने चाहे साउथ अफ्रीका हो, फिर यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ बड़ी इफेक्टिव सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाई हैं और इसके कई परत हैं, कई परतें हैं, मल्टी लेयर्ड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें राइजिंग शाइन में वक्त दिया। और सिविल नाफरमानी की जहाँ तक बात है, इससे पहले भी कंटेनर पर चढ़ के खान साहब ने अपने बिल्स वगैरह चलाए थे, लेकिन उसके बाद यही हुआ था कि फिर अपने बिल्स भी उनके पे हुए और सबके बिल्स पे हुए। तो ये देखना होगा कि ये तहरीक जो उन्होंने ऐलान किया है सिर्फ ऐलान ही है, कोई प्रेशर टैक्टिक हो सकती है या नहीं हो सकती, या इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है। बिल्कुल जी, अब थोड़ी लाइटर मोड पे हम बात करते हैं। दिलीप कुमार साहब की बर्थडे, फिल्मी दुनिया के राजकुमार दिलीप कुमार, जज्बात के शहंशाह का आज जन्मदिन है। उनका असल नाम यूसुफ खान था और पेशावर से उनका ताल्लुक था, उनकी फैमिली का। उधर वो जब पाकिस्तान आए थे तो अपने घर भी गए थे, आपको पता है। तो एक छोटा सा पैकेज है जी, शानदार। उन्होंने फिल्मों में काम किया, अदाकारी की और बहुत सारे अपने फैंस बनाए पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में या पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं। मुग़ल आज़म में क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, और भी काफ़ी फिल्मों में चॉकलेट हीरो माने जाते थे। एक छोटा सा पैकेज है, वो आप देखें और एंजॉय करें। एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं। शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। वाह, क्या बात है। आपको अच्छा, आपको तो याद होगा मुझे भी याद है कि मेरे अम्मी अब्बू जो हैं, हम सारे बच्चों को बिठा के और ये दिलीप कुमार और नरगिस की फिल्में दिखाते थे। आगे चले, आपको इनकी जो अदाकारी के जौहर है ना, वो बच्चन में भी नजर आते हैं, शाहरुख खान में भी नजर आते हैं, और भी हमारे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंस्पायर्ड हैं। हमारे भी कोशिश करते हैं, ज़ुहैब आप भी कोशिश करते हैं दिलीप कुमार। बिल्कुल जी। सो आई होप आपको आज का शो पसंद आया हो। कल एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने हाजिर होंगे सुबह ही सुबह एक गरम कॉफ़ी के कप के साथ, बहुत सारी न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल।